बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, ईरान और अमेरिका में दोबारा से झड़पें शुरू हो गई हैं और मिज़ाइल दागे गए, एक दूसरे के ऊपर फायरिंग की गई शदीद तरीन। ड्रोन्स भी इस्तेमाल किए गए, मिज़ाइल्स भी इस्तेमाल किए गए, हैवी जो असला है वो इस्तेमाल किया गया। और इस लड़ाई की वजह क्या बनी और पहल किसने की, ये है जी सबसे बड़ा सवाल। अमेरिका की जानिब से इल्ज़ाम लगाया गया कि ईरान ने पहल की है, ईरान की जानिब से इल्ज़ाम लगाया गया कि अमेरिका ने पहल की है। बहरहाल जो वाक़या अभी सामने आ रहा है वो ये है कि अमेरिका क्योंकि एलानिया तौर पे बार बार रोक रहा है, अमेरिका बार बार कोशिश कर रहा है कि ईरान के जो टैंकर्स इस रीजन में आमदोरफ्त करते हैं उनको रोका जाए। जो खाली टैंकर्स जा रहे हैं ईरानी बंदरगाहों की तरफ उनको रोका जाए, और जो भरे हुए ईरानी टैंकर्स निकलने की कोशिश कर रहे हैं तो उनको भी रोका जाए। और ये वो एलानिया तौर पर कर रहे हैं, और फायरिंग के वाक़यात भी होते हैं, वो टैंकर्स के ऊपर अटैक भी करते हैं, और ये उन्होंने बाकायदा ऐलान करके किया है। तो ईरान ने इसको अपने ऊपर हमला करार दिया था। ईरान ने पहले कहा था कि ये हमारे ऊपर एक अटैक है और ये जंगबंदी की खिलाफ वर्जी है। तो अमेरिका ने जासिक की बंदरगाह के करीब ईरानी ऑयल टैंकर के खिलाफ एक कार्रवाई की। अच्छा, ये जो जासिक की बंदरगाह है ये पाकिस्तान के बॉर्डर के नज़दीक है, यानी अगर आप आबना हुरमुज से गुजर के आ जाते हैं पाकिस्तान की जानिब बड़े समंदर में, जहां अमेरिका ने ब्लॉकेज लगाया हुआ है, तो अमेरिका के ब्लॉकेज से बहुत पहले फजीरा की बंदरगाह है सामने वाली साइड पे जो यूएई की है, और यूएई की बंदरगाह के सामने वाली साइड पे जासिक की बंदरगाह है। उसके बाद अगर पाकिस्तान की तरफ चलें तो फिर एक चाबहार बंदरगाह आती है, और उसके बाद पाकिस्तान की गवादर की बंदरगाह आ जाती है। तो ये पाकिस्तान से ज़्यादा दूर नहीं है। जिस जगह पे अमेरिका ने निशाना बनाया ईरानी ऑयल टैंकर को, उसके बाद ईरान ने वापस अटैक किया अमेरिका के 3 जंगी जहाज़ों पर। ईरान का जो दावा है या ईरान ने जो बात की, उन्होंने कहा जी कि 3 अमेरिका के ऐसे जंगी बहरी जहाज हैं जो आबना हुरमुज के अंदर बड़ी खामोशी से दाखिल हो रहे थे, और इसके अलावा अमेरिका ने हमारे टैंकर्स के ऊपर अटैक किया था, तो हमने वापस अटैक किया, और उस अटैक के नतीजे में अमेरिका के ये जहाज इनको नुकसान पहुंचा और वो यहां से दूर भाग गए। अब ये ईरान का कहना है। ईरान के सरकारी नशरियाती इदारे ने आबना हुरमुज में धमाकों की इतला भी दी है। वहां पे जो बंदर अब्बास की बंदरगाह है, जो आबना हुरमुज के बिल्कुल सेंटर में वस्त में बंदरगाह है ईरान की, उसको बंदर अब्बास कहते हैं, वहां पे धमाकों की इतला दी गई। 6 धमाके रिपोर्ट हुए हैं, और ईरानी मुसल्लह फौज और दुश्मन के दरमियान फायरिंग का तबादला भी हुआ आबना हुरमुज में। और इसराइली जरिए ने बीबीसी को बताया कि जुमेरात की शाम आबना हुरमुज में होने वाले हमलों में इसराइली मुलव्वस नहीं है, ये अमेरिका की और ईरान की लड़ाई हुई है। ईरान का जो सरकारी नशरियाती इदारा है IRIB, उनकी जानिब से टेलीग्राम पर जारी ईरान की फौज के तर्जुमान से मंसूब एक बयान जारी किया गया है, और इस बयान में कहा गया कि मुत्तहिदा अरब अमारात की बंदरगाह फजीरा के बिलमुकाबिल आबना हुरमुज में दाखिल होने वाले एक और जहाज को भी निशाना बनाया गया है। इस बयान में दावा किया गया कि अमेरिका की तरफ से बंदर खमीर, सियरिक और जजीरा कशम के साहिली इलाकों में भी फिजाई हमले किए गए हैं। इस बयान में मजीद कहा गया कि ईरान की मुसल्लह फौज ने फौरी तौर पर जवाब दिया और अमरीकी फौजी जहाज़ों पर हमला किया, जिससे उन्हें नुकसान पहुंचा है। ये बहरी जहाज हैं जिनके ऊपर अटैक किया गया है। अमरीकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने दावा किया कि ईरान ने उसके बहरी जंगी जहाज़ों पर उस वक्त हमला किया जब वो आबना हुरमुज से गुजरकर खलीज ओमान की तरफ बढ़ रहे थे, और उन्होंने एक आजी बिला इश्तियाल ईरानी हमलों को अपने नाकाम बनाया और अपने दफा में जवाबी कार्रवाई भी की है। अब सेंटकॉम ये कहता है कि ये एक बड़ा हमला था जो ईरान की जानिब से किया गया। वो ये कहते हैं कि ईरानी फौज ने बहुत सारे मिसाइल, ड्रोन, छोटी कश्तियों के जरिए बहुत ज़बरदस्त किस्म का अटैक किया, और अमेरिका ने जवाबी कार्रवाई की, लेकिन कोई भी अमरीकी असासा उनका निशाना नहीं बन सका, यानी ईरान ने अमेरिका को कोई बड़ा नुकसान नहीं पहुंचाया। ईरान का दावा है कि उन्होंने नुकसान पहुंचाया है। भारत ईरान के मुख्तलिफ इलाकों में धमाकों की आवाज़ें सुनी गई, और दूसरी जानिब धमाकों की आवाज़ें जो है वो समंदर के अंदर भी आ रही थी ईरान, क्योंकि वहाँ पर बम मार रहा था। तो कुछ ऐसे मनाजिर, कुछ विजुअल भी सामने आए हैं। अब अमेरिका और ईरान एक दूसरे पे इल्ज़ाम तो लगा रहे हैं, लेकिन क्या इससे जंगबंदी वाकई बड़े पैमाने पे खतरे में पड़ जाएगी? देखिए, अमेरिका दोबारा जंग शुरू करना नहीं चाहता। ये हमने पीट हेग्सेथ के मुंह से भी सुना, और ये बात हमने डोनाल्ड ट्रंप के मुंह से भी सुना। अगर अमेरिका ने जंग करनी होती और एक लंबी जंग में वो जाना चाहता तो मेरे ख्याल में वो चला जाता अब तक, और डोनाल्ड ट्रंप बार बार अपनी धमकियों से वापस ना हटता। यानी डोनाल्ड ट्रंप ने कम से कम, मैंने आपको पिछले वीलॉग में बताया कि 8-9 मरतबा डेडलाइन दी, और हर मरतबा वो अपनी डेडलाइन के बाद सिर्फ एक नई डेडलाइन ही दे पाए, और उन्हें इस बात की समझ आ गई कि ईरान को मारेंगे तो वो वापस मारेगा। और आबना हुरमुज को ताकत के साथ अमेरिका तो खुलवाने से रहा कि अमेरिका, इसराइल और अरब ममालिक मिलकर आबना हुरमुज को ताकत के बलबूते पर नहीं खुलवा पाएंगे। ये पूरी दुनिया से प्रेशर डालना पड़ेगा, खासतौर पर चाइना और रशिया इसमें रोल प्ले कर सकते हैं, लेकिन
चाइना और रशिया ये समझते हैं कि ईरान के साथ अमेरिका ने ज्यादती की है और ईरान ने जो किया वो अपने दिफा के अंदर किया है। बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप से राब्ता हुआ और एबीसी न्यूज ने डोनाल्ड ट्रंप से टेलीफोन पर बात की है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, जनाब कि ईरान के साथ हमारी किसी किस्म की जंगबंदी खत्म नहीं हुई और जंगबंदी अभी तक बरकरार है। अमरीकी हमलों की तरफ इशारा करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यह बस प्यार भरा एक धक्का है। ये हमने हल्का सा पुश किया, ये प्यार भरा धक्का है, ये कोई जंग नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने इससे जान छुड़ाने की कोशिश की। उसके पीछे एक रीजन है। वो रीजन क्या है, जरा आप ये देखिए। यहां पे मेरे पास एक खबर है और सीआईए ने डोनाल्ड ट्रंप को आगाह किया है। ये ऐसा नहीं है कि ये खबर बिला वजह ऐसे फैल गई या किसी मीडिया रिपोर्ट के अंदर से निकली या कोई ईरान का दावा, नहीं। ये सीआईए का एक दावा है और उनकी रिपोर्ट है और ये इंटरनेशनल मीडिया में छप चुकी है। अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी सीआईए की एक खुफिया रिपोर्ट में एक इंकशाफ हुआ है कि शदीद बमबारी के बावजूद ईरान के पास अब भी अपने तकरीबन 75% मोबाइल मिसाइल लॉन्चर्स और 70% मिसाइल जखीरे बाकी हैं, बरकरार हैं। इसको जरा आप समझिए। ईरान ने जितने मिसाइल चलाए या अमेरिका ने ईरान के जितने मिसाइल तबाह किए या जितनी मिसाइल साइट्स के ऊपर अटैक किया, वो सारा मिलाकर ईरान का जो टोटल मिसाइलों का नुकसान हुआ है, जो चला दिए, जो ज़ाया हो गए, जो तबाह हो गए, वो है 30% और बाकी जो बच गए हैं वो 70% है। डोनाल्ड ट्रंप का दावा कुछ और है, लेकिन सीआईए की रिपोर्ट और खुफिया रिपोर्ट कुछ और कह रही है कि ईरान के पास कम से कम अपना 70% जखीरा बाकी है मिसाइलों का। और मिसाइलों को चलाने के लिए जो उनके मोबाइल लॉन्चर्स हैं, याद रखिए वो एक जगह से मिसाइल नहीं चलाता, वो उनके मोबाइल लॉन्चर्स हैं जो मूव करते हैं ईरान के मुख्तलिफ इलाकों में। वो एक हमला किसी और एरिया से करते हैं, दूसरा कहीं और से करते हैं, तीसरा कहीं और से करते हैं। इसकी वजह से अमेरिका को, इसराइल को मुश्किल होती है कि ये पता करने में कि ये अगला हमला किस जगह से करने वाले हैं और हमने किस जगह पे काउंटर करना है। ये ईरान की एक कामयाबी, उनकी स्ट्रेटजी है। उनके मुल्क का रकबा बहुत बड़ा है तो उन्होंने इससे फायदा उठाया। तो जो मोबाइल लॉन्चर्स हैं मिसाइल चलाने वाले, वो 75% अभी ईरान के बरकरार है, सिर्फ 25% उनके ज़ाया हुए, जबकि 70% उनके मिसाइल भी बरकरार है। और सीआईए की इस रिपोर्ट में एक और दावा भी किया गया कि ये जो जंगबंदी का टाइम है, इसमें ईरान ने बड़ी तेजी से अपनी जो मिसाइल साइट्स हैं उनको बहाल किया, बल्कि जो उनके मिसाइल कुछ हद तक तबाह हुए थे उनकी मुरम्मत भी की, उनको ठीक किया और उसके अलावा दोबारा से अपनी प्रोडक्शन भी कई चीज़ों में उन्होंने शुरू कर दी। जैसे कि वो ड्रोन बनाते हैं, वो मिसाइल्स बनाते हैं। ईरान किसी और से नहीं खरीदता, टेक्नोलॉजी उनके पास है और वो खुद इसको बनाते हैं। उनके पास बहुत बड़ी तादाद में पूरी एक फौज है ईरान के पास इंजीनियर्स की, जिनमें लड़के लड़कियां बहुत बड़ी तादाद में, और वो दिन रात काम करते हैं। वो इसको ऐसे जुनून की तरह वो काम करते हैं क्योंकि उनकी जंग बहुत बड़े मुल्क के साथ है, लिहाजा वो दोबारा से अपनी प्रोडक्शन कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने जो स्टेटमेंट दिया था, डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा था कि ईरान के पास 18 या 19% मिसाइल बाकी बचे हैं। देखिए, मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप को जो एक ब्रीफिंग दी गई है ना, उसमें उन्हें बताया गया कि 18 या 19% उनके सिर्फ ज़ाया हुए हैं और बाकी उनके पास हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने जो है ना वो इसको रिवर्स कर दिया, क्योंकि वो एग्जैजरेट करके चीज़ें बताते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की कोशिश है कि ईरान का नुकसान ज़्यादा से ज़्यादा बताया जाए। देखिए ना, आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा था कि ईरान की बहरिया बिल्कुल मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई है और अब उनके पास कुछ भी नहीं बचा। और अभी भी आपने हुर्मुज़ पे ईरान का कंट्रोल है। अगर बहरिया ना होती तो वो कंट्रोल कैसे करते? फिर अमेरिका ने कहा कि उनकी एयरफोर्स मुकम्मल तौर पे तबाह हो गई है, कुछ भी बाकी नहीं बचा। उनके हेलीकॉप्टर आते हैं, अब भी अटैक करते हैं, तो वो तो बाकी हैं अभी भी। फिर मिसाइल्स के बारे में जो कुछ कहा गया वो भी उल्टा हो रहा है। सीआईए की ये रिपोर्ट जो है ये बताती है कि अमेरिका के लिए जंग आसान नहीं होगी। अमेरिका अपने मिसाइलों का आधा जखीरा इस्तेमाल कर चुका है, ईरान के लगभग 70% बाकी है। तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। दोबारा लड़ाई लगती है तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए, अमेरिका के लिए मजीद मुश्किलात होंगी। खासतौर पर देखें ना, अमेरिका के अंदर प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप के लिए, क्योंकि वहाँ पे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ रही हैं। यहाँ इसके ऊपर एक रिपोर्ट भी आ गई है, बल्कि अमेरिका में सर्वे हुआ है और लोग काफ़ी नाराज़ हैं डोनाल्ड ट्रंप से। अमेरिका में पेट्रोल की कीमतों में तारीखी इजाफे ने शहरियों की बड़ी तादाद को शदीद माली दबाव में मुब्तला कर दिया है। ये रिपोर्ट ये बता रही है कि 3 मुश्तरका सर्वे किए गए हैं अमेरिका में और शहरियों की बड़ी तादाद ने शदीद माली दबाव में होने का इशारा दिया। सर्वे में 81% अमरीकियों का कहना है कि ईंधन की बढ़ती हुई कीमतों ने उनके घरेलू बजट को मुतासिर किया है और ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप इस सूरत हाल के लिए जिम्मेदार है। सियासी वाबस्तगी के लिहाज से जो डेमोक्रेट से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं उनके 99% और 63% जो आज़ाद लोग हैं जिन्होंने अपनी राय दी, जबकि डोनाल्ड ट्रंप की अपनी पार्टी के 32% लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप को इस सारी सूरत हाल के लिए जिम्मेदार करार दिया।
अब आप यहां से अंदाजा कर लें कि 63% अमरीकी कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ही जिम्मेदार है इस बहरान का, जो बहरान इस वक्त पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से बढ़ती हुई कीमतों में अमेरिका को उसका सामना है। एक और चीज भी है कि दुनिया के ममालिक भी ये समझना शुरू हो गए हैं कि अमेरिका ने दुनिया के लिए एक बहरान पैदा कर दिया और एक ऐसी लड़ाई ले ली जिसकी जरूरत नहीं थी, गैर जरूरी लड़ाई लड़ी, किसी किस्म का कोई फायदा भी हासिल नहीं हुआ, कोई टारगेट अचीव नहीं हुआ, उल्टा पूरी दुनिया की इकोनॉमी को ठुस कर दिया और पूरी दुनिया को मुश्किलात में डाल दिया। आपने हुर्मुज़ के अंदर जो कुछ अब हो रहा है उसका खुमियाजा पूरी दुनिया भुगत रही है, खासतौर पर खलीजी ममालिक। अब यहां पे डोनाल्ड ट्रंप की बातचीत हुई है यूरोपीय कमीशन की सदर से। इसमें डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ट्वीट करके इसके बारे में जो बताया वो मैं आपके सामने रखता हूं। डोनाल्ड ट्रंप को वैसे भी आदत है धमकी लगाने की, तो वो हर एक को धमकी लगा देते हैं। वो कहते हैं जी हमने कई मौज़ूआत पे बातचीत की और हम इस बात पे मुत्तहिद हैं कि ईरान के पास कभी भी जौहरी हथियार नहीं होने चाहिए। वो अपने लोगों को मारते हैं तो ऐसे लोग बम पर काबू नहीं रख सकते, वो लाखों इंसान की जान ले सकता है। मैं सब्र के साथ इस इंतजार में हूं कि यूरोपीय यूनियन तारीखी तजारती मुआहदे के लिए अपने हिस्से को पूरा करे, जिस पर हमने मुख्तलिफ मुलाकातों के अंदर इत्तफाक किया था, जो अब तक का सबसे बड़ा तजारती मुआहदा है। ये भी उन्होंने तजारती मुआहदे की भी बात की, क्योंकि देखिए वो ये बता रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी तबाह हो गई है। यूरोप का जो बंदा भी डोनाल्ड ट्रंप से बात करता है वो यही बात करता है कि ये क्या पंगा आपने डाल दिया, इसकी वजह से हमारी इकोनॉमी को इफेक्ट हो रहा है। जब इकोनॉमी की बात हुई तो डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी ट्रेड की बात की अमेरिका के साथ उनकी, और वहां पे एक वादा था कि यूरोपीय यूनियन जो है वो टैरिफ को सिफर कर देगा अमेरिका के लिए। तो उन्होंने कहा जी कि उसके लिए मैंने टाइम दे दिया कि हमारे मुल्क की 250वीं सालगिरह तक का वक्त मैंने डेडलाइन दे दी है यूरोपीय यूनियन को कि वो अपने टैरिफ को हमारे लिए सिफर कर दे। बसूरत दीगर बदकिस्मती से उनके टैरिफ में फौरी तौर पर बहुत ज्यादा सतह पर इजाफा कर दिया जाएगा। इधर फिर धमकी लगा दी डोनाल्ड ट्रंप ने। ट्रंप की जुबान में मुझे ऐसा लगता है कि जब तक डोनाल्ड ट्रंप 2 4 5 धमकियां ना लगाएं सुबह से शाम तक, डोनाल्ड ट्रंप को शायद सुकून नहीं मिलता। नादरीन अब आ जाए पाकिस्तान के अंदर खबरों में, लेकिन उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना जाना है और चीन का दौरा करना है। 1 हफ्ता बाकी है और इसमें यह बहुत इंपॉर्टेंट एक दौरा होने जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप का चीन में। इसमें जो बड़े इश्यूज हैं, तो ट्रेड का बहुत बड़ा इशू है, अमेरिका और चाइना के बीच में एक सर जंग चल रही है, पैसे की एक लड़ाई है, डॉलर आगे जाएगा, युआन आगे जाएगा, फ्यूचर के अंदर सुपर पावर कौन होगा, इकोनॉमी की एक वॉर है, दोनों मुल्कों के बीच में चलती रहती है। अमेरिका जो भारत के बहुत सारे नखरे बर्दाश्त करता है वो इसलिए भी करता है कि वो भारत को चाइना के खिलाफ एक हथियार के तौर पे हमेशा रखना चाहता है। ये बात सब लोग समझते हैं। भारत अमेरिका का नाक का बाल इसीलिए है कि वो चाइना के बिल्कुल साथ है और एक बहुत बड़ी आबादी है, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है ऑलमोस्ट। तो अब ये जो दौरा है इसमें 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। एक तो इकोनॉमी, एक बहुत अहम चीज आपने हुर्मुज़, और एक ताइवान। तो ताइवान के हवाले से चाइना ने फिर स्टेटमेंट जारी किया है कि अमेरिका और चाइना के बीच में जो ताल्लुकात हैं उनमें ताइवान एक सुर्ख लकीर है। चीन ये कहता है कि ताइवान हमारा है, जबकि अमेरिका ये कहता है कि ताइवान एक अलग आजाद मुल्क है और वो ताइवान को सपोर्ट करता है। इस पर एक वीलॉग बनाएंगे। देखिए बहुत सारे वीलॉग्स करने हैं, मैंने आपको बहुत सारी चीजें, बड़ी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है, खासतौर पे शुमाली कोरिया के हवाले से कैसे चलता है, जनूबी कोरिया से कैसे मुख्तलिफ है और वहां लोग किस तरह जिंदगी गुजारते हैं, वो बहुत इंटरेस्टिंग एक सब्जेक्ट है। इसी तरह चाइना और ताइवान के बीच में क्या है, इस पर हमें जरूर बात करनी चाहिए। तिब्बत के मामला क्या है इंडिया और चाइना के बीच में, ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। माजी में हम बात करते थे इन चीजों पे, लेकिन ये सारे टॉपिक्स अभी डिस्कस नहीं हो पा रहे। खासतौर पे मैंने एक ग्रीनलैंड के ऊपर भी वीडियो करनी थी, मैंने आपको कहा था, लेकिन पाकिस्तान के पॉलिटिकल हालात ऐसे हैं, किसी एक जगह पे करंट अफेयर रुकता ही नहीं है। जब रुकेगा तो इंशाल्लाह हम सारी चीजों पे बात करेंगे। तो नादरीन, पाकिस्तान ने भी एक उम्मीद बांध ली है और मेरी इत्तला यह है कि पाकिस्तानी बहुत कोशिश कर रहे हैं, पाकिस्तान का मौजूदा रजीम, कि डोनाल्ड ट्रंप जब चाइना के दौरे पर आए तो कम से कम आधा घंटा 1 घंटा सिर्फ इस्लामाबाद में स्टे करके निकल जाए और पाकिस्तान को जरा इसकी कोई इज्जत मिल जाएगी और पाकिस्तान का मौजूदा रजीम जो है उसको इसमें बहुत सपोर्ट मिल जाएगी। देखिए अगर ये डोनाल्ड ट्रंप का ये मामला तय हो भी गया पाकिस्तान की गवर्नमेंट के साथ, तो इसको खुफिया रखेंगे क्योंकि सिक्योरिटी बहुत फूल प्रूफ होनी चाहिए अगर डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान आता है। बहरहाल इसका अभी तक तो कोई इम्कान नहीं है, लेकिन पूरी कोशिश है कि कुछ ना कुछ करके डोनाल्ड ट्रंप को राजी किया जाए, थोड़ी देर के लिए पाकिस्तान में आ जाए। पाकिस्तान की जो मौजूदा रजीम है उसकी ख्वाहिश तो ये होगी कि अगर डोनाल्ड ट्रंप भी पाकिस्तान में आ जाए, क्योंकि कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान में कुछ लोग ऐसे दावे भी कर रहे थे और इस तरह की बातें सहाफियों तक पहुंची भी थी कि जनाब, क्योंकि कॉरिडोर में जब बात होती है तो निकल जाती है कि जनाब ट्रंप को लाने की कोशिश हो रही है। तो ये कोशिश भी की जा रही है क्योंकि वो इस रीजन में बहुत करीब आ रहा है, तो पाकिस्तान को ऐसा लगता है कि शायद इस मौके से फायदा उठाया जा सकता है।
लेकिन अभी कुछ कह नहीं सकते। डीजीआईएसपीआर ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके बाद जो लोगों ने बकिए उधेड़े, जो कुछ डीजीआईएसपीआर ने कहा, उन्होंने सच के बारे में बात की कि सच सामने आ जाता है, सच ही बोलना चाहिए। इस पे लोगों ने कहा जो पाकिस्तान में सच बोलता है वो जबरी तौर पे लापता हो जाता है, या उसके घर वाले उठा लिए जाते हैं, या उसको टॉर्चर किया जाता है, या उसका कारोबार तबाह कर देते हैं, उसका घर तोड़ देते हैं। फिर डीजीआईएसपीआर ने कहा कि फौज का सियासत से ताल्लुक कोई नहीं है। लोगों ने वो कुछ बताया, फिर तौबा तौबा, वीडियो सबूत, ऑडियो सबूत, हर चीज निकाल के लोगों ने सामने रख दी कि जितनी सियासत पाकिस्तान की फौज ने की है, इस पूरे रीजन में किसी फौज ने इतनी सियासत नहीं की। और हर जर्नैल जब चला जाता है तब पता चलता है कि उसने कितनी सियासत की है, फिर सारे निकल निकल के गवाहियां देते हैं। एक बात डीजीआईएसपीआर ने बड़ी मजे की और मुझे एक ही बात का मजा आया सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो सिंदूर वाली बात उन्होंने की, बड़ा एंजॉय किया कि यार कोई मर्दाना नाम ही रख लेते, ये सिंदूर का पीछा क्यों नहीं छोड़ते, ये क्यों जनाना नाम इन्होंने जंग के अंदर ऑपरेशन सिंदूर। मुझे भी ये नाम बहुत अजीब लगा था। कोई मंगलसूत्र रख लेते या कोई और नाम रख लेते, कोई मर्दाना नाम ऑपरेशन का। अगली दफा मोदी अगर ऑपरेशन करें तो डीजीआईएसपीआर से मशवरा कर लें, ये कोई अच्छा नाम बता देंगे कि इन्होंने कौन सा ऑपरेशन करना और उसका क्या नाम होना चाहिए। बहरहाल जो पाकिस्तान के अहम कोर इश्यूज हैं, देखिए पाकिस्तान की मिलिट्री हर चीज के अंदर शामिल है और इस वक्त पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट चला रही है। लेकिन जैसे ही डीजीआईएसपीआर से दो चीजों पे सवाल किया गया, एक कश्मीर पे और एक पानी पे, तो उन्होंने उनका जवाब देने की बजाय उन्हें गवर्नमेंट पे डाल दिया कि इनका फैसला गवर्नमेंट करेगी और कश्मीर का फैसला कश्मीरी करेंगे। देखें, दुनिया भर के मामलात में हमने मामलात निबेड़ने हैं, दुनिया के हर पंगे के अंदर हम शामिल हैं। अब जब आपके डोनाल्ड ट्रंप से इतने अच्छे ताल्लुकात हैं तो सालसी करवा के कश्मीर का मसला हल करवाएं आप। कोई तो फायदा ले लेना डोनाल्ड ट्रंप से ताल्लुक का, आपको तो कोई फायदा नहीं हुआ, तो कश्मीर का ही मसला हल करने। लड़के तो आपने आजाद करवाया नहीं 70 साल में, 80 साल में 3-4 दफा जंग हुई, आपको मौका मिला, आपने कश्मीर आज तक आजाद नहीं करवाया। तो जब कश्मीर लड़के आजाद नहीं करवाया तो फिर डोनाल्ड ट्रंप से ताल्लुकात का फायदा लेकर कश्मीर आजाद करवा लें। तो जब डीजीआईएसपीआर से कश्मीर का पूछा गया, ये दोनों मेरे पास हैं उनके क्लिप, कश्मीर वाले मामले पे वो क्या कह रहे हैं, ये थोड़ा सा आप बेशक सुन लें। पाकिस्तान का जो कश्मीर पे स्टांस है वो कांस्टेंट है और वो आपने फील्ड मार्शल की जबान से सुन भी लिया कि कश्मीर पाकिस्तान की शारग था, है और रहेगा। There should be no doubt about it. ये कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का स्टेटमेंट है और ये हर आदमी ने कहा पाकिस्तान में, ये कोई पहली दफा किसी ने नहीं बोला ये स्टेटमेंट कि कश्मीर पाकिस्तान की शारग है। और कश्मीर का जो फ्यूचर है वो उनके अवाम ने तय करना। इट इज फॉर द पीपल ऑफ कश्मीर टू डिसाइड एज पर द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन, एज पर द राइट ऑफ सेल्फ जो उनको दिया गया है, खुद उन्होंने फैसला करना है कि हमने क्या करना। दैट इज द राइट एंड दैट्स व्हाट द फ्यूचर ऑफ कश्मीर इज। देखें, वो कह रहे हैं कि कश्मीर का फैसला कश्मीरी करेंगे, इधर पाकिस्तान का फैसला पाकिस्तानी नहीं कर पा रहे। पाकिस्तानी वोट देते हैं किसी और जमात को, आप उठा के किसी और को हुकूमत दे देते हैं। तो कश्मीरी कश्मीर का फैसला कैसे करेंगे? वहां तो भारत बैठा हुआ है, वो तो उनको करने नहीं दे रहा फैसला। तो इसमें आपकी राय क्या है? हर चीज के अंदर आप घुसे हुए हैं, मईशत के अंदर, हर खारजा पॉलिसी के अंदर, दाखिला पॉलिसी के अंदर, हर चीज में आप हैं। तो कश्मीर के मामले पे राय देनी चाहिए थी, लेकिन यहां पे उन्होंने कश्मीरियों के खाते में डाल दिया और उसके ऊपर उन्होंने कहा जी हमारा तो एक स्टांस है जो कायदे-ए-आज़म के दौर से अब तक है, उस पर ज्यादा बात नहीं की। अब आ जाए जरा पानी वाला इशू, जो आसमा शरादी साहिबा ने सवाल किया। अब वो सवाल किया था गरीदा फारूकी साहिबा ने, तो ये आसमा शरादी साहिबा ने जब पानी वाला सवाल किया कि इंडिया हमारा पानी रोक रहा है, तो उस पर क्योंकि डीजीआईएसपीआर ने कुछ अर्सा पहले कहा था कि तुम हमारा पानी रोकोगे, हम तुम्हारा सांस रोक देंगे, बड़े गुस्से में कहा था, याद है आपको? अब ये सुने आप डीजीआईएसपीआर क्या कह रहे हैं। We are the final instrument of violence in the hands of the state of Pakistan.